हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे एसपी में पार्ट सेकंड और उसमें हमारा चैप्टर था फर्स्ट। हमने कल त्याग पत्र यहाँ तक पढ़ा था। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने त्याग पत्र को दो भागों में विभाजित किया था। पहला कि त्याग पत्र किसे कहते हैं, यानी प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि जो मूल अधिकारी है, मूल अंशधारी जो है, अपने हस्ताक्षर करके कुछ मतलब अपने खुद के स्वयं कुछ अंश साइन करके किसी और को दे देता है, वो त्याग पत्र कहलाता है। और दूसरा पॉइंट था कि अंश स्वीकृति की विनती है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में अंशों का त्याग है, यानी जिस व्यक्ति को अंश देंगे तो हमारे अंश यानी हमारा त्याग हो जाएगा। इसके लिए साइन करके अपने नाम के जो अंश थे वो कंपनी में से विनती करता है और उसको किसी और व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। त्यागपत्र भेजने के लिए कंपनी समय मर्यादा भी निश्चित करती है, यानी उसकी एक समय सीमा भी होती है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी हो तभी हम उसको ले और दे सकते हैं, यानी कंपनी की मर्यादा में रह करके हमें अपने अंशों का हस्तांतरण करना होता है। यदि इस समय मर्यादा में मूल अंशधारक यानी जो कंपनी जो समय देती है उनमें रहकर मूल जो अंशधारक है जिसने के अंश खरीदे थे की ओर से त्यागपत्र मिल जाए, अगर वो व्यक्ति त्यागपत्र दे देता है तो कंपनी आवेदन और आवंटन चक्र में उसके नाम के सामने योग्य नोट लिखती है, यानी कि किसने और क्यों अपने अंशों का त्याग किया है उसके सामने लिख दिया जाता है। और जब सदस्य पत्रक बनते हैं, यानी जिसने वो अंश खरीदे हैं वो जब पत्रक बनते हैं, उस पत्र के अधिकारी होते हैं, तब दूसरे व्यक्ति का नाम सदस्य के रूप में लिखा जाता है और पहले व्यक्ति का नाम उसमें से हटा दिया जाता है। पत्रक यानी पत्र उसमें से हटा दिया जाता है। और जब सदस्य पत्रक बनते हैं, यानी सदस्य पत्रक कब बनते हैं, जब पहले व्यक्ति ने अगर मान लीजिए अपने अंशों को कंपनी के समय मर्यादा में रहते हुए अपने अंश किसी और को दे देते हैं तो उसके नाम के आगे एक नोट लिखी जाती है और उसके बाद ही सदस्य पत्रक बनते हैं। तब दूसरे व्यक्ति का नाम सदस्य के रूप में लिख दिया जाता है जिसने कि अंशों को खरीदा है, और पहले व्यक्ति का उसमें से नाम हटा दिया जाता है। अब हमारे कोर्स में 1.6 नहीं है तो हम पढ़ेंगे 1.7, जो क्या है हमारा शेयर किस्त, यानी शेयर की किस्त और हफ्ता किस प्रकार से होता है। कंपनी जब शेयर प्रकाशित करती है, कंपनी जब शेयर को निकालती है, निर्गमित करने के लिए प्रकाशित करती है, दिखाती है, तब शेयर की जो मूल कीमत होती है कि संपूर्ण रकम एक साथ न भी मंगवाए। अब जो भी उसकी जो रकम होती है, मूल रकम, वो हो सकता है एक बार में न मंगवा करके किस्तों में मंगवाई जाए। जैसे कि मान लीजिए हम अगर बाज़ार में कोई गाड़ी वगैरह कुछ लेने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके एक साथ ही 1 लाख रुपए जो भी अपनी गाड़ी है जितनी की कीमत है एक साथ दे, है ना, तो हम उसको किस्तों में भी दे सकते हैं, वह दे सकते हैं। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, मूल किस्त एक साथ न मंगवाए। कंपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार, जब जब कंपनी को ज़रूरत होती है तब तब उसके अनुसार वो रकम किस्तों में मंगवा सकते हैं, यानी कंपनी की ज़रूरत के अनुसार रकमें मंगाई जाती है, जो किस्त के रूप में, जिसे हम किस्त या हफ्ता के रूप में भी कहते हैं। इस प्रकार से शेयर की मंगाई गई रकम को शेयर मांग, यानी शेयर के अनुसार जो मंगाई गई रकम है उसको या तो शेयर मांग कहते हैं या फिर शेयर किस्त या शेयर हफ्ता, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मांग के जब कंपनी को ज़रूरत होती है तो वो अपने हिसाब से पैसे मंगवाती है, यानी कुछ कुछ पैसे मंगवाती है। तो शेयर किस्त, शेयर मांग या शेयर हफ्ता किसी भी नाम से इसको जाना जाता है। शेयर खरीदने के लिए जब आवेदक आवेदन करे, आवेदक कौन, खरीदने वाला, आवेदन करे, कहाँ करे, कंपनी में करे, तो शेयर आवंटन के समय निश्चित
की गई रकम चुकाने के लिए, यानी जो रकम निश्चित की गई है उसको चुकाने के लिए कौन बाधक हुआ? अंशधारक। क्योंकि अंशधारक ने अंश खरीदे हैं तो कंपनी अपने अनुसार जब उसको ज़रूरत होगी तो वो उससे पैसा मंगवाएगी, और यह कम पैसे अब वो किस्तों में मंगवाएगी, किसी भी प्रकार मंगवा सकती है। जब कंपनी को ज़रूरत होती है तो उसके लिए वो अंशधारक बाध्य होते हैं रकम देने के लिए। संपूर्ण भरपाई नहीं हुई शेयर पर, अगर पूरी जो भरपाई नहीं हुई थी उन शेयर पर जो बाकी की रकम जो बच जाती है जिस अंशधारक के पास से मंगवाई है, अब जरूरी नहीं है कि सभी ऐसे हो, जिसकी अगर बाकी हो उससे मंगवाई जाए उसे शेयर किस्त कहते हैं। जो किस्तों के रूप में पैसे मंगवाए जाते हैं उसे शेयर किस्त कहा जाता है। अब है नियमन पत्र में दर्शाई गई, नियमन पत्र, आवेदन पत्र ये कानूनी दस्तावेज होता है। तो नियमन पत्र में दर्शाई गई व्यवस्थाओं का पालन करके जो उसमें नियम हैं उन सब का पालन करते हुए जो शेयर किस्त मंगवाई जाए, यानी उनके अनुसार ही मंगवा सकते हैं, अपनी मनमर्जी नहीं चलती है, कानून के अंतर्गत रह के किया जाता है ये सब काम। मंगवाई जाए उस रकम को चुकाने की अंशधारी की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अंशधारी की जिम्मेदारी क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने अंश खरीदे हैं, तो जिम्मेदारी भी किसकी हुई? अंशधारकों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे अंश व्यक्तिगत या संयुक्त नाम पर भी हो, अब अकेला व्यक्ति भी खरीद सकता है अंश, या फिर मिलकर के भी 2 या 3 व्यक्ति मिलकर के भी अंशों को खरीद सकता है। खरीद लेते हैं तो संयुक्त नाम पर जो भी वह रकम चुकाने का जिम्मेदार व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से उत्पन्न होती है। तो जो किस्तें जो बची है तो उनकी जिम्मेदारी भी किसकी है? अगर अकेले व्यक्ति ने खरीदी है तो अकेले व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, और अगर मिलकर के संयुक्त रूप से मिलकर के खरीदी है तो फिर उनकी संयुक्त जिम्मेदारी बनती है किसकी? शेयर की किस्त चुकाने की। शेयर के संबंधी कंपनी कानून के प्रावधान की, कंपनी कानून के क्या प्रावधान हैं? शेयर किस्त संबंधी कंपनी कानून, जो कानून कौन बनाता है? कंपनी कानून बनाती है। उनके नियम प्रारूप क्या क्या है? पहला है शेयर किस्त मंगाने का प्रावधान नियमन पत्र में होना चाहिए, यानी जो दस्तावेज होता है उसके अंदर ये सब चीज़ें दर्शाई हुई होती है, लिखी हुई होनी चाहिए कि किस प्रकार से शेयर्स की किस्त मंगवाई जाएगी, ताकि अंशधारकों को बाद में कोई समस्या ना हो। सेकंड पॉइंट है एक ही प्रकार के अंशों की बाकी किस्तों की रकम समान स्तर पर रकम न्यायिक रूप से बिना पक्षपात के मंगानी चाहिए। अगर एक समान अंश है तो और जो 4-5 जो भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि किसी से व्यवहार में कम ज़्यादा मंगवा ले, इसमें नियमन मंत्र में समान रूप से किस्तों में जो कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करते हुए सभी से समान रूप में वो किस्तें मंगवानी चाहिए जिन ने वो समान वाले शेयर्स खरीदे हैं, अंश खरीदे हैं। तीसरा पॉइंट है शेयर किस्त मंगवाने से पहले, यानी जब शेयर किस्त मंगवानी हो उससे पहले संचालक मंडल की सभा में किस्त मंगवाने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। यानी जब सभा होती है तो उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए, प्रावधान रखना चाहिए कि किस प्रकार से, यानी संचालक मंडल की जो सभा होती है उसमें किस्त मंगवाने के लिए जो भी प्रावधान हो यह उसमें बताना आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट है शेयर किस्त न भरी जाए। अगर शेयर किस्त नहीं भर रहे हैं तब शेयर का हस्तांतरण, परिवर्तन और सदस्य का मताधिकार को रोका जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने अंशों का हस्तांतरण और परिवर्तन करना चाहे, वो किस्त न भरा है, अगर उसने किस्त न भरी जाए उससे, तो वो हस्तांतरण करना चाहे तो उसे उस वक्त रोक दिया जाता है। 6 पॉइंट है शेयर किस्त की प्राप्त रकम, जो शेयर किस्तों के द्वारा जो रकम प्राप्त होती है बैंक में
शेयर किस्त खाता खुलवाकर जमा करवाना चाहिए। जो भी शेयर के जिस प्रकार से शेयर की किस्तें जो आती है जमा होती है, उसके लिए एक डीमैट खाता खुलवाना आवश्यक है, क्योंकि वो रकम उसके ही अंदर जमा होती है। 7 पॉइंट है, 2 किस्तों के बीच की समयावधि कम से कम 1 महीने की होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आज किस्त मंगवाई 8 दिन बाद मंगवा ले, नहीं, 2 किस्त होंगे। अगर 2 किस्तें मंगवानी है तो उनकी सीमा कम से कम उसके बीच में 1 महीने का गैप होना आवश्यक है। 8वां पॉइंट है, किस्त का समय पर भुगतान नहीं किया जाए। अगर मान लीजिए समय पर किस्त का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो कंपनी कानून के अनुसार निश्चित दर से उस पर ब्याज भी वसूला जाएगा। अगर सही समय पर जब किस्तें मंगवा रहे हैं और वो किस्त के पैसे नहीं दे रहा तो उन पे फिर ब्याज लग जाएगा, यानी जब भी वो देंगे तो उसके साथ में उनको ब्याज की रकम भी चुकानी पड़ेगी। अब है, ये तो था शेयर किस्त हफ्ता, यानी उसके किस्त और हफ्ता क्या है। अब है शेयर किस्त मंगवाने की विधि, यानी शेयर की जो किस्त है वो किस प्रकार से मंगवानी चाहिए। कंपनी कानून के प्रावधान और नियमन पत्र की व्यवस्थाओं का पालन करके अंशधारक से शेयर की बाकी रकम मंगवा सकते हैं। जो उनके पास जो बाकी रकम रह गई वो आवेदन पत्र के द्वारा किससे मंगवा सकते हैं, कंपनी कानून के प्रावधान यानी कंपनी के जो कानून बनाए गए उसके अंतर्गत रह के आवेदन पत्र के द्वारा बाकी की रकम को भी मंगवाई जा सकती है। लेकिन किसका कानून का पालन करते हुए, जो कंपनी बनाती है, इसके लिए कंपनी को निश्चित विधि का पालन करना पड़ता है। जो नियम है, ऐसा नहीं है कंपनी बिना नियम ही कुछ भी करेगी, कंपनी को इन सबके नियमों का पालन भी करना आवश्यक है। फर्स्ट है इसमें शेयर किस्त संबंधी ठहराव, यानी जब किस्तें मंगवाई जाती है तो उनकी विधि क्या होती है। पहला है इसमें शेयर किस्त संबंधी ठहराव शेयर किस्त मंगवाने के लिए संचालक मंडल की सभा में शेयर किस्त संबंधी ठहराव पारित किया जाता है। जब सभा बुलाई जाती है तो उसमें यह बात रखी जाती है कि शेयर की किस्त किस प्रकार से मंगवानी चाहिए, यानी अपनी बात का उसमें ठहराव होता है। उसके प्रति शेयर किस्त की रकम और भरने की अंतिम तारीख भी दर्शाई जाती है। यानी जब सभा होती है तो उसमें यही ठहराव होता है, यही बात होती है कि किस्त किस प्रकार से मंगवाई जाए और उसमें तारीख यानी किस्त मंगवाने की भरने की तारीख क्या होती है यह उसमें बता दिया जाता है सभा में। दूसरा पॉइंट है सदस्य रजिस्टर बंद रखना। शेयरधारकों को किस्त की नोटिस भेजने के बाद शेयरधारक जो होते हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हैं उनको किस्त की नोटिस भेजने के लिए सदस्य की सूची तैयार करनी पड़ती है, यानी किस किस को नोटिस भेजनी है। जिसने किस्तें नहीं चुकाई उस व्यक्तियों को नोटिस भेजनी होती है और उसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है, सूची बना दी जाती है। उस तैयार होने के कारण सदस्य रजिस्टर और अंश हस्तांतरण रजिस्टर थोड़े समय बंद रखा जाता है, यानी उसके बाद ये लिस्ट बनेगी तब फिर उसको बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, क्योंकि प्रोसेस ये दूसरा वाला चालू होता है। बीच बीच में कोई किस्तें जमा कराने आएगा तो उनका प्रोसेस में यानी उनके काम में रुकावट पड़ती है, इसीलिए बीच में उन सब चीज़ों को रोक दिया जाता है। सदस्य रजिस्टर और हस्तांतरण रजिस्टर बंद रखने के यानी बंद किए हैं उसके 7 दिन पहले, यानी जैसे आज जो बंद कर रहे हैं आज ट्यूसडे, उसके 7 दिन पहले से ही वर्तमान पत्रक में नोटिस दी जाती है। उनको पहले से ही 7 दिन के अंतर्गत नोटिस दे दी जाती है। अब तीसरा पॉइंट है किस्त की सूची तैयार करना, यानी फिर उनकी सूची तैयार की जाती है। सदस्य रजिस्टर बंद करने के बाद जब बंद कर दी जाती है उसके बाद उसके आधार पर शेयर किस्त सूची तैयार की जाती है, यानी किस किस व्यक्तियों की शेयर किस्तें बाकी है इसकी एक सूची बनाई जाती है। फिर उसमें कैसे बनाते हैं सूची में, सबसे पहले उसका सदस्य का नाम लिखा जाता है, कौन सा सदस्य जिनकी किस्त बाकी है नाम लिखा जाता है और उसका पता लिखा जाता है। फिर कितने अंशों की संख्या है जो बाकी रकम रह जाती है, अंशों की संख्या लिखा जाता है। उसके बाद में लिखते हैं महंगाई किस्त की रकम, यानी कितनी किस्त महंगाई किस्त की
रकम, कितनी किस्त की रकम मंगाई गई है। चौथा है पेशगी, चुकाई किस में ग्राहक, कितने पेश में उन्होंने चुका दी गई है यह रकम। और फिर है सदस्य को चुकाई गई रकम, यानी सदस्य के द्वारा कितनी रकम चुका दी गई है और किस चुकाने को निर्धारित तारीख, यानी सदस्य की यानी कितनी तारीख उनको निर्धारित की गई है कि वो किस्तों को चुका सकते हैं। बैंक में जानकारी देना, ये सब हम पढ़ रहे हैं विधि, किसकी किस्त सूची की विधि की, किस प्रकार से किस्तें की सूची बनाई जाती है। फिर किस्त सूची तैयार होने के बाद, ये सूची तैयार हो गई, अब उसके बाद में क्या किया जाता है, सेक्रेटरी उसकी एक नकल जो उसका जेरोक्स निकालता है उसको एक तो वो बैंक को भेज देता है और बैंक को बताता है कि अंशधारी से किस्त की रकम कंपनी की ओर से स्वीकार करना है। यानी अगर वो किस्तें भरना चाहते हैं तो बैंक की तरफ से आपको ये किस्त स्वीकार करनी है, यानी ले लेनी है, और उनके नाम उनको वो दे दिए जाते हैं और वह रकम अंश किस्त खाते में जमा हो जाती है। यानी जिसके अंश की कीमत बाकी रह जाती है किस्तें, उसके खाते में वो जमा हो जाती है। अब है 5वां पॉइंट, किस्त की नोटिस भेजना। किस्त की सूची तैयार होने के बाद में, यानी 5 पढ़ा हमने बैंक में, जब बैंक में बता दी जाती है कि किस प्रकार से हमको बैंक के यानी बैंक को भी एक नोटिस भेज दी जाती है, सूची भेज दी जाती है कि कंपनी की तरफ से अगर इनकी कोई किस्तें आती है तो आपको उनको जमा करना है। उसके बाद में है किस्त की नोटिस भेजना। किस्त की सूची तैयार हो जाने के बाद उसके आधार पर प्रत्येक सदस्य को किस्त भरने के संबंधित जानकारी पत्र रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भेज दी जाती है। जिन जिन व्यक्तियों ने किस्तें नहीं भरी है उनको पोस्ट के द्वारा, घर रजिस्टर पोस्ट के द्वारा उनको जानकारी दे दी जाती है कि आपकी किस्तें अभी बाकी है, नोटिस भेज दिया जाता है। मतलब इस पत्र को किस्त की नोटिस कहते हैं, यानी नोटिस घर पे पहुंचना। किस्त भरने की मुद्दत से 14 दिन पहले यह नोटिस सदस्यों को, यानी जब किस्त भरने की जो तारीख होती है उसके 14 दिन पहले ही यह नोटिस सदस्यों को मिल जानी चाहिए। इस प्रकार से उनको नोटिस भेजी जाती है। फिर है 6 पॉइंट, शेयर किस्त का भुगतान। अंशधारी मार्गदर्शन मिलने के बाद की तारीख से 14 दिन के भीतर, यानी जैसे उनको मिली उसका 14 दिन के भीतर किस्त की रकम को चुका देता है। यानी जैसे जैसे उसके पास जो समय होता है उसके अनुसार वो 14 दिन के अंदर वो किस्त को चुका देता है। बैंक इस तरह से प्राप्त रकम, बैंक को जो ये रकम मिल रही है बैंकों में ही होती है, उनको जो ये रकम मिलती है अंश किस्त खाते में वो जमा करा देते हैं। जिसकी रकम बाकी रहती है उनके पास सूची तो होती है, उसके खाते में वो जमा करा देते हैं। और निर्गम चिट्ठी अपने पास रखकर और किस्त की नोटिस और रसीद अंशधारक के को वापस कर देते हैं। जो उनको किस्त की रकम जो नोटिस मिली थी वो तो वापस कर देते हैं और रसीद खुद के पास रख लेते हैं। और नोटिस रसीद आप बैंक निर्गम चिट्ठी एक साथ ही कंपनी को भेजता है, यानी इकट्ठी कर लेता है, एक एक कंपनी को नहीं भेजता। वो धीरे धीरे यानी इकट्ठी करने के बाद में वो सभी जो भी रसीदें वो फिर वो कंपनी को भेज देते हैं। अब है मांग पत्रक में नोट करना। कंपनी सेक्रेटरी निर्गम चिट्ठी के आधार पर सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी यानी नोट करता है कि किस किस ने पैसे जमा कराए। एक नोट लिखी जाती है, कितने सदस्यों ने किस्त भरी है और कौन से सदस्यों की किस्त अभी भी बाकी है। जो सूची दी हुई गई थी उसमें उसके अलावा एक नोट बनाते हैं किस किस ने जमा करा दिए, किस किस के अभी भी बाकी है। उसकी सूची तैयार करके यानी उनके नाम लिख करके संचालक मंडल के समक्ष पेश करता है। यानी वापस से वो फिर जो फिर से नहीं भरे हैं उनका नाम लिख करके, जो लिखे हैं उनका, जो नहीं लिखे हैं भरे हैं उनका नाम लिख करके संचालक मंडल को वो नोट भेज दी जाती है, पेश की जाती है, जिससे आगे की कार्रवाई हो सके। फिर हैं शेयर के संबंधी सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी के क्या कर्तव्य हैं उनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। शेयर किस्त संबंधी सेक्रेटरी के कर्तव्य निम्न होते हैं। शेयर किस्त मंगवाने संबंधी
नियमन पत्र में प्रावधानों की जांच करना, यानी किस प्रकार से इनके नियमन पत्र में क्या क्या लिखा गया था उन सब की जांच पड़ताल की जाती है, और किस किस के कितने कितने अंश है, कितनी किस्तें, बाकी सब ये नियमन पत्र के अनुसार ही लिखा हुआ होता है। दूसरा है संचालक मंडल की सभा बुलाकर फिर से वापस से सभा बुलाई जाती है, उसमें शेयर किस्त मंगवाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, यानी किस प्रकार से अब उनकी जो बचे हुए लोग हैं उनकी किस्तें, ये किसके कर्तव्य, सेक्रेटरी करता है ये सारे काम, किस्तें मंगवाने का प्रस्ताव रखा जाता है कि किस प्रकार से उनकी बाकी की किस्तों को भी मंगवाया जाए। अब तीसरा पॉइंट है, किस्त मंगवाने से पहले सदस्य रजिस्टर तथा अंश हस्तांतरण रजिस्टर बंद रहेगा। कब से? किस्त मंगवाने से पहले, जब किस्त मंगवाई जा रही है उससे पहले, वो अपन ने पढ़ाई था अभी कुछ देर पहले ही कि 7 दिन पहले से ही रजिस्टर को बंद कर दिया जाता है, ताकि बार बार में प्रॉब्लम नहीं आए नाम लिखने करने की, क्योंकि नोट बनानी रहती है। सदस्य रजिस्टर में जिन अंशधारक के, उसके बाद क्या किया जाता है, रजिस्टर तथा अंशों का हस्तांतरण बंद रहेगा। इस संबंध में 7 दिन पहले ही अखबारों में सार्वजनिक नोटिस भेज दी जाती है, यानी अब रजिस्टर पंजीकृत करवाना बंद है, ये 7 दिन पहले से ही बता दिया जाता है। जिन सदस्यों की किस्त चुकानी है यानी बाकी रह जाती है, उनकी सूची तैयार करना और प्रत्येक सदस्य को किस्त मंगवाने से संबंधित नोटिस भेजना। जिन जिन व्यक्तियों की किस्तें बाकी है उन व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं और उनको फिर नोटिस भेजी जाती है। 5th पॉइंट है, बैंक में इससे संबंधित खाता खुलवाना। किस्तों के लिए, शेयर्स के लिए, अंश के लिए बैंकों में यानी डिमेट खाता खुलवाया जाता है, जिसके ज़रिए ही क्या होते हैं, अंश वगैरह के लेन देन होता है, क्रय विक्रय। 6ठा पॉइंट है, निर्गम चिट्ठी के आधार पर जो चिट्ठी निकाली गई है उसके आधार पर सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करना और मांगे जाने के बावजूद किस्त नहीं भरने वाले सदस्यों की सूची तैयार करके संचालक मंडल के समक्ष पेश करना। यानी किस्तें मंगवाने के बाद भी कई व्यक्ति, कई अंशधारक जो किस्त नहीं चुकाते हैं, उनके फिर एक अलग से सूची बनाई जाती है और फिर उस सूची को तैयार करके संचालक मंडल के सामने भेजी जाती है कि इन्होंने दोबारा कहने के बाद भी, नोटिस देने के बाद भी इन लोगों ने किस्तें नहीं भरी है, तो अब इनका क्या करना है। तो अब उनका क्या करना है, अंश जब्ती या फिर जब्ती, यानी अंश को वसूलना। अंशों पर बाकी की किस्त अंशधारक के पास से मंगवाई जाती है। जो बाकी बची हुई है वो किस्तों किससे मंगवाई जाएगी, अंशधारकों से मंगवाई जाएगी। ऐसी किस्त न भरने वाले अंशधारक के शेयर क्या किए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे। जब उनके दूसरी बार भी जब उनसे कहा और उन्होंने अभी तक दूसरी बार में भी किस्तें नहीं भरी है, तो फिर उनके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। परिभाषा, अंश जब्ती किसे कहते हैं, अर्थात कानूनी रूप से मंगाई गई बाकी की रकम नहीं चुकाने के कारण नियमन पत्र की वैधानिक विधि के अनुसार कंपनी के द्वारा अंशधारक के द्वारा आज दिन तक अंश की भरी रकम जब्त करना और उनका नाम सदस्य रजिस्टर में से निरस्त करना। यानी दोबारा बोलने के बाद भी, जब उनको दोबारा नोटिस देने के बाद भी जब वो अंशों की बाकी की रकम नहीं चुकाते हैं, तो फिर उनको वैज्ञानिक विधि के अनुसार यानी नियमन पत्र में रह करके और कानूनी तौर पर उनके अंशों को जब्त कर लिया जाता है और उनका नाम रजिस्टर पर में से भी हटा दिया जाता है, यानी काट दिया जाता है। अंशधारक के सदस्य पद का अस्तित्व का अंत हो जाता है। अब वो सुचारू रूप से अब वो कंपनी के सदस्य नहीं माने जाते, क्योंकि अंशों को उनके को जब्त कर लिया, उन्होंने किस्तें नहीं भरी इसलिए। इस प्रकार अंश कंपनी कानून के संचालक के द्वारा उठाया गया एक दंडात्मक कदम है। ये कब उठाया जाता है, जब बार बार कहने के बाद भी अंशों की रकम नहीं भरी जाती, तो यह कदम उनको कंपनी को उठाना पड़ता है। अंश जब्ती के लिए नियमन पत्र में सत्ता यानी अधिकार होना आवश्यक है, यानी कंपनी के पास यह नियमन पत्र में लिखा हुआ होना चाहिए कि जब अगर बाकी की रकम बार बार नोटिस देने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अंशधारक नहीं चुका पाता है, तो फिर उनके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा।
जिस प्रकार की बैंक हमें कोई लोन देती है और लोन हम अगर सही टाइम पे नहीं चुकाते तो दूसरी बार भी वो नोटिस देती है कि जो किस्तें हैं उसके साथ में इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर भी लगेगी, और फिर भी अगर कोई नहीं चुकाता है, 2 किस्तें 2 बार 3 बार नोटिस देने के बाद भी नहीं चुकाता है, तो फिर क्या किया जाता है, फिर उनके जो भी उनकी ज़मानत है उसको ज़ब्त कर लिया जाता है ज़मानती तौर पे, या फिर जिस पे लिया गया उसको रख लिया जाता है। इस प्रकार अंश जब्ती कंपनी संचालक के द्वारा उठाया गया एक दंडात्मक कदम होता है। अंश जब्ती के लिए नियमन पत्र में उसके अधिकार भी होने आवश्यक है। अब है बाकी किस्तों की सूची तैयार करना। अंश जब्ती की विधि के अंतर्गत पहला पॉइंट है इसमें बाकी की किस्तों की रकम को लेना। सेक्रेटरी बैंक से प्राप्त निर्णय चिट्ठियों पर से जिन सदस्यों ने अंश किस्तों की रकम भरी ना हो उनकी सूची को तैयार करना, यानी जिन जिन व्यक्तियों ने रकम नहीं भरी है उन व्यक्तियों को उनकी एक सूची बनाई जाती है कि किस किस की रकमें भरना बाकी है। दूसरा है बाकी किस्तों की सूची संचालक मंडल के समक्ष पेश करना, यानी जिन व्यक्तियों की जो बाकी की जो रकम है वो किन किन की है उनकी एक सूची बना करके संचालक मंडल के सामने पेश की जाती है। बाकी किस्तों की सूची तैयार होने के कारण बाद वह संचालक मंडल के समक्ष जरूरी बातचीत करने के बाद कि जब्ती उनके क्या लेती है वो निर्णय कि अंशधारक के अंशों को जब्त करने के लिए वो पेश किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सदस्यों को स्मृति पत्र भेजना की याद दिलाने वाला एक पत्र भी भेजा जाता है। जिन सदस्यों ने निश्चित समय मर्यादा में बाकी किस्त की रकम नहीं भरी है उन्हें याद दिलाने वाला एक पत्र भेजा जाता है और किस्त की रकम ब्याज सहित निश्चित तारीख तक भर देने को कहा जाता है। चौथा है अंतिम चेतावनी पत्र, यानी लास्ट एक वार्निंग देना, अंतिम और लास्ट में उनको याद दिलाने वाला पत्र लिखा तब भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर अब उनको लास्ट में एक और पत्र भेजा जाता है, वो होता है चेतावनी वाला वार्निंग। सदस्यों को प्रथम स्मृति पत्र भेजने के बावजूद जब उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिले तो अंतिम चेतावनी पत्र रजिस्टर पोस्ट ऑफिस से भेज दिया जाता है। लास्ट में एक वार्निंग दे दी जाती है जिसमें पत्र मिलने के 14 दिन में ब्याज सहित रकम भरने की सूचना दी जाती है। जो वार्निंग वाला होता है, जो चेतावनी वाला पत्र होता है उसमें अच्छे से लिखा होता है कि 14 दिन के अंतर रहकर ही आपको ये रकम पूरी भरनी है। इस सूचना का पालन नहीं हो तो अंश आपके जब्त होंगे, ऐसी चेतावनी भी दे दी जाती है, ऐसी जानकारी भी उनको उस पत्र के माध्यम से दे दी जाती है। अंश जब्ती का प्रस्ताव। चेतावनी पत्र भेजने पर भी 14 दिन की रकम 14 दिन में किसी की रकम जो सदस्य न चुकाए तो उनके अंशों को फिर जब्त कर लिया जाता है। चेतावनी भी दे दी, स्मृति पत्र भी दे दिया, नोटिस भी दे दी, तब भी अगर वो व्यक्ति अंशधारक अगर किस्तों को नहीं चुकाते हैं तो फिर उनके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। इस संबंध में संचालक मंडल की सभा में अंश जब्ती का प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। 6 पॉइंट है अंश जब्ती की नोटिस भेजना। संचालक मंडल की सभा में अंश जब्ती संबंधी पारित हुए प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप सेक्रेटरी सदस्यों को अंश जब्ती के निर्णय की जानकारी देने के लिए नोटिस भेजता है, यानी अब उनको नोटिस है कि आपके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। उसके साथ ही अंश जब्ती के प्रस्ताव की नकल भी भेजी जाती है और डिमेट खाते में सदस्य के शेयर निरस्त करने की सूचना डिपॉजिटरी यानी जो डिपॉजिट करता है उसको अंश हस्तांतरण एजेंट को दे दी जाती है। यदि मूर्त स्वरूप में अंश हो तो सदस्यों को प्रमाण पत्र कंपनी को वापस करने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि उनके अंश अब जब्त हो गए हैं। सार्वजनिक नोटिस देना। सेक्रेटरी वर्तमान पत्र में सार्वजनिक नोटिस देकर बताता है कि अमुक नंबर के अंश जब्त होने से, यानी जो नंबर होते हैं इनके, अब कौन से नंबर हैं उनके अंश जब्त होने से
इन अंशों में किसी को भी लेन देन नहीं करना है, क्योंकि संपूर्ण सार्वजनिक जनता को भी ये जानकारी देनी आवश्यक है कि अब इनसे किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया जाएगा। 8वां पॉइंट है सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करना। सार्वजनिक नोटिस देने के बाद अंत में कंपनी सेक्रेटरी सदस्य जो रजिस्टर में अंश जब्ती की टिप्पणी करता है, अंश जब्ती के बारे में बताता है और जिसके अंश जब्त हुए हैं, जिस अंशधारी के अंश को जब्त कर लिया गया है, उस सदस्य का नाम सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसके सारे जो भी अंश थे उनको कंपनी ने जब्त कर लिए हैं। अब है अंश जब्ती संबंधी सेक्रेटरी के क्या कर्तव्य होते हैं। अंश जब्ती संबंधी सेक्रेटरी के कर्तव्य निम्न हैं। इसमें पहला है अंश जब्ती संबंधी नियमन पत्र के प्रावधान की जांच करना, क्योंकि ये एक कानूनी दस्तावेज होता है और इसके द्वारा अंश का जब किया जाता है तो पहले इनके प्रावधानों की संपूर्ण जांच पड़ताल की जाती है। दूसरा पॉइंट है अंशों की किस्त नहीं भरने वाले सदस्यों की बाकी किस्त की सूची तैयार करना है, यानी किस किस व्यक्ति ने, और ये काम कौन कर रहा है, ये काम सेक्रेटरी के कर्तव्य होते हैं, सेक्रेटरी के द्वारा किए जाते हैं कि जिस जिन व्यक्ति ने यानी अंशधारक ने, सभा में ये प्रस्ताव बताया जाता है कि जिस व्यक्ति ने यह है किस्त नहीं भरी है, जिनकी सूची तैयार की जाती है। फिर संचालक मंडल की सभा में प्रस्ताव पारित के अनुसार जो कसूरवार है, कसूरवार कौन हुआ, जिसने किस्त नहीं भरी है, वो दोषित व्यक्ति सदस्यों को पहले स्मृति पत्र भी भेजा जाता है, यानी जिन व्यक्तियों ने अंश की किस्तें नहीं भरी है उन व्यक्तियों को स्मृति पत्र यानी याद दिलाने वाला पत्र भी भेजा जाता है। 4th पॉइंट है स्मृति पत्र भेजने के बावजूद, यानी याद दिलाने वाला जब पत्र भेज दिया जाता है उसके बाद भी सदस्य किस्त की रकम नहीं भरता है तो अंतिम चेतावनी पत्र भेजा जाता है, यानी उसको बार बार कहने के बाद में भी अगर वो किस्त नहीं भरता है तो फिर उसको क्या किया जाता है, उसको एक चेतावनी यानी चेतावनी वाला पत्र दिया जाता है। 5वां पॉइंट है अंतिम चेतावनी पत्र की अवधि। अब जो चेतावनी दी थी उसकी भी तारीख दी गई है, अगर वो तारीख भी जब पूरी हो जाती है उसके बाद में संचालक मंडल की सभा में बुलाना और अंश जब्ती का प्रस्ताव पारित करना। फिर उसमें संचालक मंडल की सभा में फिर क्या किया जाता है कि लास्ट में वो अंशधारक के जो अंश है उनको जब्त करने का प्रस्ताव ही रखा जाता है कि इस व्यक्ति को बार बार कहने के बाद भी ना तो इसने किस्तें भरी है, ना स्मृति पत्र याद दिलाने के बाद कोई जवाब दिया है, इनको चेतावनी वाला भी दिया पत्र तो भी इनका कोई भी किसी भी प्रकार की किस्तें नहीं मिल रही है, तो उन्हें फिर क्या किया जाता है, उनके हस्तों को जब्त करने के लिए सदस्य को अंश जब्ती की नोटिस भेज दी जाती है कि अब आपके जो अंश हैं उनको जब्त कर लिया जाएगा। और 7वां पॉइंट है वर्तमान पत्र में इस संबंधी सार्वजनिक नोटिस छपवाना, यानी सार्वजनिक जनता को भी नोटिस के द्वारा यह बताया जाता है। 8वां पॉइंट है सदस्य रजिस्टर में आवश्यक टिप्पणी करके, यानी जो सदस्य पत्रक होता है उसके अंतर्गत सभी प्रकार की उस टिप्पणी यानी पूरी उसकी बात को लिख करके सदस्य का नाम रद्द करना, यानी उसके बारे में पूरी जानकारी देकर कि इस व्यक्ति ने यह किस्तें नहीं भरी है, उसकी पूरी जानकारी उसमें पूरी टिप्पणी लिख करके उसका नाम उसमें से रजिस्टर पत्रक में से हटा दिया जाता है। 9वां पॉइंट है जब्त हुए अंश पुनः प्रकाशित करने संबंधी प्रस्ताव पारित करवाना और नए अंशधारकों को नए अंश आवंटन करके उसे सूचना देना तथा सदस्य पत्रक में नए रजिस्टर में उसका नाम लिखना, यानी जिस व्यक्ति ने जो जिसका नाम रद्द हुआ है अब वो अंश कोई और व्यक्ति जब लेता है तो उसका नाम उस रजिस्टर पत्रक में लिख दिया जाता है। पुराने व्यक्ति का नाम हटा करके नए व्यक्ति का नाम रजिस्टर पत्रक में लिख दिया जाता है। अंश जब्ती के प्रभाव, यानी अंश जब जब्त करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अंश जब्ती के प्रभाव निम्न हैं। पहला, इसमें अंश जब्ती के प्रस्ताव की तारीख से सदस्य के सदस्य पद का अनिवार्य अंत हो जाता है। जब उसके अंशों को जब्त कर लिया तब से ही उसके नाम का, यानी जो उसका सदस्य पद था उसका अनिवार्य रूप से नाम
हटा दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। दूसरे अंशधारक के अंशों पर अब तक चुकाई रकम खोता है, यानी अब तक जो भी उसको जो फ़ायदा होने वाला था उसका भी उसे नुकसान होता है, वो सब भी खत्म हो जाता है। तीसरा पॉइंट है अंशधारक अंशों पर का डिविडेंड पाने का अधिकार भी खो देता है, यानी जो उसको लाभांश जो मिलने वाला होता है वो लाभांश भी खत्म हो जाता है। चौथा पॉइंट है अंश जब्ती के कदम के पहले, यानी अंश जब्त जब करते हैं उससे पहले अंशधारक ने अंशों पर भारी रकम की मालिकी कंपनी की बन जाती है। कंपनी वह रकम अंश जब्ती खाते में जमा करती है, यानी जब अंश खाता जब जब्त करते हैं तो वो बाकी की रकम भी उसमें जमा करते हैं। और अंश पुनः प्रकाशित करने के बाद अंश जब्ती खाता बंद हो जाता है। जब उसका अंश खाता हो जब्त कर लिया जाता है तो उसका जब उससे अंश जब्त कर लिए जाते हैं तो उसके खाते को भी फिर बंद कर देती है कंपनी। पांचवा है जब्त हुए अंश कंपनी की मालिकी के बनते हैं, यानी जो भी अंश जब्त किए हैं उसका अधिकार अब किसका हुआ, वो मालिक कौन हुआ, कंपनी होते हैं। और संचालक मंडल अंश की दार्शनिक कीमत, यानी जो दिखाई गई जो कीमत होती है वह कम नहीं, उस प्रकार से उसका निष्कासन यानी निकाल कर सकता है, यानी कितनी मूल रकम थी और कितने के उसके अंश को जब्त किया है। अब है अंश सौंपना या त्यागना। सामान्य अर्थ में अंश सौंपना या अंश त्यागना अर्थात कंपनी को अंश प्रमाण पत्र वापस करना, जो अंश कंपनी से लिए थे वो वापस से कंपनी को देना, यानी कि त्यागपत्र करना। वह ख्याल केवल मूर्त स्वरूप के अंशों पर ही लागू होता है। अब किस अंश संयोग में ऐसा होता है कि अंश को सौंपना या त्यागना होता है? कंपनी का अंशधारी निम्नलिखित परिस्थितियों में अंशों का त्याग कर या सुपुर्द वापस से कंपनी को दे सकता है। उसके क्या कारण है? पहला है उसका अंश प्रमाण पत्र में अंश हस्तांतरण संबंधी टिप्पणी करने की जगह ही ना हो, यानी अंश का प्रमाण पत्र के हस्तांतरण किसी को करे या उसमें लिखा हुआ नहीं हो तो भी वो वापस कर सकता है। दूसरा अंश प्रमाण पत्र फट जाए, अगर किसी का अंश का प्रमाण पत्र ही फट जाता है तो भी वह कंपनी को वापस कर देता है। तीसरा अंश प्रमाण पत्र पढ़ सके ऐसा, अब वो पढ़ने लायक ही नहीं हो तो भी ऐसे अंशों को रख के क्या करना है, तो वो कंपनी को वापस से दे देते हैं। चौथा है अंशों का एकत्रीकरण करना हो, यानी अगर अंशों को इकट्ठा किया जाता है कंपनी ने तब भी वह उनको दे दिए जाते हैं। पांचवा है अंशों का विभागीकरण करना हो, अगर अंशों को बांटना हो, भाग करना हो तब भी अंशों को दे दिया जाता है। अब है लास्ट अंश पर विशेष हक यानी शेयर लियन यानी हक करना विशेष खास तौर से। अंश पर विशेष हक या अधिकार का अर्थ, लियन मतलब अधिकार या हक। अधिकार क्या है? समझने से पहले लियन का अर्थ समझना जरूरी है कि लियन क्या होता है। लियन कोई भी देनदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी चुकाने में निष्फल हो, जो जिस व्यक्ति की अगर जिम्मेदारी होती है, देनदार होता है जिम्मेदार कि मुझे ये देना है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और अगर मैं इसमें निष्फल हूँ अपनी जिम्मेदारी में, तब उसके लेनदारों को जो मुझसे लेने वाला है तो अपनी रकम के रूप में देनदार की संपत्ति पर कब्जा, विक्रय का, लेना वसूली करने का हक, अधिकार मिलता है, उसे लियन कहते हैं। यानी ले लिया, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के पीछे हट जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता है, तब उसके अंशों को क्या किया जाता है, तब उनके अंशों को जब्त कर लिया जाता है। उसे ही विशेष हक, अधिकार या अंश लियन कहते हैं। जब अंशधारी कंपनी को अंश की कीमत की रकम न चुकाए, यानी जो रकम दी गई है अंशधारी कंपनी को अपने नहीं चुका पा रहे, तब कंपनी को अंशधारक के अंश के संदर्भ में अधिकार, जो विशिष्ट अधिकार मिलता है उसे शेयर लियन कहते हैं। यानी वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है तो कंपनी क्या करेगी, उसके अंशों को ले लेगी। कंपनी ऐसे अधिकार का उपयोग करके मताधिकार रोक सकती है, यानी उसके अंश ले लिए, अब जो अधिकार थे तो वो भी उसके ले लिए जाते हैं। शेयर परिवर्तन रोक सकती है, यानी जो बदलाव करना वो रोक सकती है। डिविडेंड, बोनस शेयर,
रोक सकती है, यानी लाभांश वगैरह जो बोनस मिलता है उसको भी रोक सकती है। अंशधारी अंश पर चुकाने वाला बोनस रकम न चुकाओ तो उस संबंध में कंपनी के अंश पर विशेष शर्त अर्थात की क्लियर रखती है, यानी अधिकार रखती है। और लास्ट पॉइंट हमारा है शेयर लाभांश, यानी शेयर के द्वारा जो लाभांश प्राप्त होता है। कंपनी वर्ष के अंत में, यानी जब पूरा साल हो जाता है उसके अंत में लाभ प्राप्त में से कर चुकाती है, यानी टैक्स किस में से चुकाती है, जो उसका लाभ होता है साल भर के अंत में कर चुकाने के बाद, यानी जो भी कर होता है वो चुकाने के बाद टैक्स वगैरह जो बाकी का जो रहता है लाभ को, वो वितरण पात्र लाभ होता है, यानी बांटने योग्य, यानी वो उनको मिला हुआ है, उसे वितरण पात्र लाभ कहते हैं। सॉरी, वितरण पात्र लाभ में से कुछ लाभ कंपनी में आरक्षित यानी अलग से सुरक्षित रख दिया जाता है, और शेष जो बाकी का जो रहता है लाभांश बचा हुआ लाभ, वो किसके बीच में बांट दिया जाता है, वो अंशधारियों के बीच में बांट दिया जिसे ही लाभांश या डिविडेंड कहते हैं। यानी साल के अंत में मिलने वाला सारे खर्चों को निकाल करके जो लाभ बचता है वो लाभांश होता है। कंपनी कुछ हिस्सा अपने पास आरक्षित रखती है आने वाले समय के लिए, और जो कुछ हिस्सा होता है वो जो अंशधारी है उनमें आपस में बांट देती है। इस तरह डिविडेंड यानी लाभांश अर्थात कंपनी के वितरण पात्र लाभ में से कंपनी ने अपने अंशधारकों को उन्होंने धारण किए शेयर की वसूल की कीमत के प्रमाण में जितने उनके पास अंश है, जितनी कीमत में अंश है उनके प्रमाण में दिया गया भार जो रोकड़ यानी नगद के रूप में हो, वो शेयर स्वरूप में हो या अन्य स्वरूप में हो, तो उनके अनुसार भारत में कंपनी कानून के अनुसार कंपनी केवल रोकड़ या नगद स्वरूप में ही डिविडेंड बांट सकती है, यानी नगद रूप में ही लाभांश बांट सकती है। डिविडेंड दो प्रकार का होता है, एक अंतरिम डिविडेंड और दूसरा है अंतरिम डिविडेंड या वार्षिक। अंतरिम डिविडेंड सामान्य रूप से अर्धवार्षिक यानी 6 महीने के रूप में ही रखा जाता है, जबकि वार्षिक डिविडेंड वर्ष यानी जो साल भर में के अंत में जो चुकाया जाएगा वितरण रूप में जो चुकाया जाता है वो होता है। डिविडेंड इक्विटी अंशधारी और अधिमान अंशधारियों को जिनका अधिकार पहले होता है उनको चुकाए जाने वाला डिविडेंड को अधिमान डिविडेंड कहते हैं, और कानूनी रूप से इक्विटी अंशधारी की अपेक्षा डिविडेंड प्राप्त करने का प्रथम अधिकार अधिमान अंशधारी को होता है, जिससे वितरण पात्र लाभ में से भी पहले अधिमान डिविडेंड को चुकाने के बाद पहले उनको चुकाया जाता है क्योंकि अधिकार भी इनका ही रहता है। उसके बाद जो बचे लाभ उसमें से इक्विटी अंश पूंजी धारकों पर और डिविडेंड कितना यानी लाभांश कितना चुकाएगा उसकी सिफारिश संचालक मंडल, यानी सिफारिश भी कौन करता है, संचालक मंडल के द्वारा ही की जाती है कि उसके बाद का उनको कितना वो चुका सकते हैं। यह सिफारिश किया इक्विटी शेयर डिविडेंड कंपनी की वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों के स्वीकार किया जाता है। अधिक से अधिक 30 दिन में कंपनी के द्वारा इक्विटी डिविडेंड का अंश का भुगतान किया जाता है। इक्विटी डिविडेंड कंपनी के लाभ के आधार पर रखता है। कंपनी के लिए पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर संचालक मंडल डिविडेंड का दर यानी निश्चित करता है कितना दर रखना चाहिए, और उसके बाद इस तरह इक्विटी डिविडेंड घोषित करना और बांटना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अंशधारकों को लाभांश में से बांटे, जरूरी नहीं है। ये सिर्फ कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी कानून के अंदर निर्भर करता है कि उसकी दर वो कितनी रूप में प्रतिवर्ष दे सकता है, बदल सकती है। यानी ये सिर्फ सब चीज़ें कानून के अंतर्गत नहीं बल्कि कंपनी के अंतर्गत, इस पे किसका अधिकार भी कानून कंपनी का ही होता है। जो कंपनी में जो नियम वगैरह बनाए जाते हैं उनके अनुसार ये नियम बनाया जाता है कितना देना है। और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों। आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे सेकंड चैप्टर। ओके, थैंक यू।